वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। आज जो बिजनेस एथिक्स के अंदर हम टॉपिक ले रहे हैं वो है बेसिक वर्क प्लेस एथिक्स फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंदर हम पढ़ेंगे कुछ रूल्स हैं, कुछ रेगुलेशंस हैं, वन बाय वन जो हम डिस्कस करेंगे वो हर ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो करने चाहिए वर्क प्लेस एथिक्स फॉर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। पहला क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशन आउट टू बी सेम फॉर एवरी एम्प्लॉई। एवरी एम्प्लॉई मतलब एवरी वन, कि हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर डेजिग्नेशन। सपोज मान लीजिए कोई मैनेजर है तो ये नहीं वो लेट आए, कोई क्लर्क है तो वो आपका लेट तक रुके। सबके लिए टाइम जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यदि कोई लेट तक रुकता है तो उसे सुबह जल्दी नहीं बुलाना चाहिए, उसको सुबह आप अलाउ कर दें कि शाम को लेट रुक रहा है तो वो थोड़ा लेट आ सकता है, पर उसके लिए हमें और जो ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग है उसको इफेक्ट नहीं करना है। तो जैसे हम यहाँ पे देखें, एवरी वन नीड टू अटेंड ऑफिस ऑन टाइम irrespective of their designation, distance of their home और सैलरी एंड स्टेटस। कि हम यदि कोई एम्प्लॉय डेजिग्नेशन की बेसिस पर या डिस्टेंस फ्रॉम होम फॉर वर्क प्लेस की बेसिस पर या फिर सैलरी के बेसिस पर अलग अलग टाइमिंग है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो क्या है, गलत है। यहाँ पे जो आपका टाइम होना चाहिए, रूल्स रेगुलेशन होने चाहिए, वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए सबके लिए इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर डेजिग्नेशन, डिस्टेंस ऑफ देयर होम फ्रॉम द वर्क प्लेस एंड सैलरी। अब हम बात करेंगे सेकंड क्या है, कंपनी पॉलिसी नीड टू बी कम्युनिकेट क्लियरली। होता क्या है कि कंपनी अपनी पॉलिसी बना के चलती है और वो एक्सपेक्ट करती है कि सारे एम्प्लॉयज़ को फॉलो करें। अब मान लीजिए कोई न्यू एम्प्लॉय आया है तो उसको उस पॉलिसी के बारे में जानकारी नहीं है, तो कंपनी को क्या करना चाहिए, उस पॉलिसी को कम्युनिकेट करना चाहिए क्लियरली, ताकि न्यू एम्प्लॉय उससे फैमिलियर हो जाए। हम मोस्टली जो कंपनी की पॉलिसी जो कम्युनिकेट करना चाहते हैं उसमें हम कंपनी के गोल और ऑब्जेक्टिव को बता सकते हैं कि गोल और ऑब्जेक्टिव के सपोर्ट में हमारी ये पॉलिसी है। बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, एन ऑर्गेनाइजेशन आउट टू बी रेस्पेक्ट इट्स एम्प्लॉय टू एक्सपेक्ट द सेम इन ए रिटर्न। कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एम्प्लॉय है वो क्या करता है, वो रेस्पेक्ट चाहता है और रेस्पेक्ट करता है। यदि वो रेस्पेक्ट करेगा तो उसे रेस्पेक्ट मिलेगा भी। इफ़ एन एम्प्लॉय इज़ नॉट कीपिंग वेल प्लीज़ डू नॉट आस्क हिम टू अटेंड ऑफिस। कि यदि कोई एम्प्लॉय की तबीयत ख़राब है तो आप उसको ये नहीं कहें कि वो ज़बरदस्ती घर से ऑफिस आए, आप उसे घर पे ही रेस्ट करने के लिए बोलें। यदि पॉसिबल है वो घर से काम कर सकता है तो घर से काम कर सकता है। तो जब तक कोई इमरजेंसी नहीं हो आप किसी एम्प्लॉय को आप परेशान नहीं करें। यदि आप उसको परेशान नहीं कर रही हैं तो वही उसके लिए क्या है, रेस्पेक्ट है। ठीक है ना। अब हम बात करेंगे फोर्थ पॉइंट की। फोर्थ पॉइंट क्या है, मैनेजमेंट मस्ट नॉट फॉरगेट दैट द मनी इज़ द स्ट्रोंगर मोटिवेटर ऑफ द एम्प्लॉय। कि जो कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसे रहते हैं वहाँ पे क्या होता है कि एम्प्लॉय की जो सैलरी रहती है उसको रोक दिया जाता है। ठीक है ना, लंबे टाइम के लिए रोक दिया जाता है। मोस्टली होना क्या चाहिए कि सैलरी नेक्स्ट मंथ में, जैसे नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक या सेकंड वीक में दे देनी चाहिए, पर ऑर्गेनाइजेशन क्या करते हैं, उसको रोक के रखते हैं। तो जो एम्प्लॉय के लिए जो सैलरी होती है, जो मनी होती है, वो एक स्ट्रॉन्ग मोटिवेटर होता है। तो मैनेजमेंट को इस बात को समझना चाहिए और जो भी उसकी अर्निंग है उसमें से सबसे पहले वो एम्प्लॉय की सैलरी को निकाल के टाइमली एम्प्लॉय को सैलरी दे, ताकि वो मोटिवेटेड होकर काम करें। तो मैनेजमेंट मस्ट नॉट फॉरगेट दैट मनी इज़ द स्ट्रोंगर मोटिवेटर फॉर द एम्प्लॉय। नेक्स्ट क्या है, ऑर्गेनाइजेशन शुड नॉट एक्सपेक्ट एम्प्लॉय टू अटेंड ऑफिस 365 डे ए ईयर। कि होता क्या है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो सकता है कि वर्किंग 24/7 हो, तो वहाँ पे एम्प्लॉय को ज़्यादा दिन रुकने के लिए हो, तो वहाँ एक रोटेशन सिस्टम होना चाहिए कि हर एम्प्लॉय को कुछ टाइम के लिए रेस्ट मिले, रोटेशन हो और उसकी एब्सेंस में कोई दूसरा व्यक्ति उस काम को संभाले। तो इसके लिए करना क्या चाहिए, हमें प्रिपेयर करना चाहिए हॉलीडे कैलेंडर की, जो बिगिनिंग ऑफ द ईयर ही हमें उसको प्रिपेयर करके सर्कुलेट कर देना चाहिए सारे एम्प्लॉय के बीच में, ताकि एम्प्लॉय उससे फैमिलियर रहे, उनको पता रहे कि भाई कि इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो क्या पॉलिसी है आपकी, लीव्स की क्या पॉलिसी है। ठीक है ना, कि कितने डेज इन ए ईयर ऑर्गेनाइजेशन वर्क करता है। तो ऑर्गेनाइजेशन शुड नॉट एक्सपेक्ट एम्प्लॉय टू अटेंड द ऑफिस 365 डे इन ए ईयर। तो उसके लिए हमें एक एकेडमिक या फिर जो भी आपका वर्किंग कैलेंडर है वो बना के, जो आपको आपके रजिस्टर्ड हॉलीडे या रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडे इस तरीके से उसको डिवाइड करके उसको पब्लिश कर देना चाहिए। फिर नेक्स्ट है आपका गिव एम्प्लॉय द स्पेस दे रिक्वायर। नहीं होता क्या है कि हर एम्प्लॉय जो है वो जब ज्वाइन करता है तो उसको ज्वाइनिंग के टाइम में बता दिया जाता है कि भाई आपका ये प्लेस रहेगा, यहाँ पे आपकी सीटिंग रहेगी और आपका रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये रहेगा। तो ये सब चीज़ें
हमें इंडिविजुअल के जॉइनिंग के टाइम में जैसे वो एक्सपर्ट हो जाता है वर्क पे, तो उसको थोड़ा मोटिवेशन फैक्टर भी रहता है, तो उसको हमें वो चीज़ें में थोड़ा उसको जो चीज़ ज़रूरी है वो देनी चाहिए। जैसे वर्क स्पेस उसको छोटा पड़ रहा है या फिर उसको फैसिलिटीज़ कुछ ज़्यादा चाहिए, तो वो हमें उसे प्रोवाइड करनी चाहिए। नेक्स्ट क्या, डो नॉट बी स्ट्रिक्ट विद योर एम्प्लॉय। अब जैसे कि हम बात करें कि ये तो पॉसिबल नहीं है कि जो एम्प्लॉय आपका पूरे वीक में काम कर रहा है वो पूरे टाइम काम में लगा रहे। हो सकता है कुछ टाइम के लिए वो मेंटली मतलब डिस्ट्रेस होने के लिए वो क्या कर सके, कुछ वेबसाइट पे जाना चाहे। जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा फेसबुक या इस तरह की वेबसाइट है, सोशल वेबसाइट है, तो उसको वो चीज़ें अलाउ होनी चाहिए। ये नहीं कि उसके लिए आप स्ट्रिक्ट हो कि भाई आपको पूरे दिन में लगातार काम करते रहना है। तो डो नॉट बी टू स्ट्रिक्ट विद योर एम्प्लॉय। फिर क्या, रोल ऑफ मैनेजमेंट इन इनकुलकेटिंग द वर्क प्लेस एथिक्स। इसका मतलब क्या है कि जो भी वर्क प्लेस एथिक्स के अंदर जो पर्सन है, जो बॉस है, उसको अपना एग्जाम्पल देना चाहिए। उसको क्या करना चाहिए, नीड टू कम ऑन ए टाइम इफ़ ही एक्सपेक्ट, है ना, कि वो अपने मेंबर से एक्सपेक्ट करता है कि वो टाइम पे आए, तो उसको खुद भी क्या उस चीज़ को फॉलो करना चाहिए। तो वो खुद फॉलो करेगा तो ऑटोमेटिकली उसकी टीम भी उस चीज़ को फॉलो करेगी। तो ये है रोल ऑफ मैनेजमेंट इन इनकुलकेटिंग द वर्क प्लेस एथिक्स की। एक मैनेजर को खुद वो चीज़ फॉलो करके दिखानी चाहिए कि वो मुश्किल नहीं है। जैसे कि आपने देखा होगा स्कूलों में क्या होता है, गवर्नमेंट स्कूलों में, कि जो आपका जो हेड है वो यदि स्ट्रिक्ट है तो सभी अच्छे से काम करते हैं। वो स्ट्रिक्ट नहीं है तो वो कहीं ना कहीं उनको लीनियंसी दिखती है तो वो काम नहीं करते हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पे गवर्नमेंट के लिए नहीं कह रहा, प्राइवेट में भी ऐसा होता है। तो चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, सबको जो बॉस रहते हैं उनको एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए अपने सबॉर्डिनेट के लिए। ज़्यादा स्ट्रिक्ट भी नहीं होना चाहिए, जो टाइम रिक्वायर है किसी काम को करने के लिए उस हिसाब से उनको वो शो करना चाहिए। फिर हम बात करेंगे मैनेजमेंट नीड टू एक्ट एज ए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर एम्प्लॉय। हम बात करते हैं कि सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन क्या होता है। जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन हम ज्वाइन करते हैं तो उसमें कुछ चीज़ हमें अच्छी लगती है या फिर हमारी हमारी ज़रूरत होती है, तो उस हिसाब से हम उस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं। तो वहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट ने जिन पर्सन को अपॉइंट किया है जो टीम लीडर या टीम मैनेजर, वो ऐसे होने चाहिए, वो अपने मेंबर को क्या करें, इन्फ्लुएंस करते रहें, वो उनको मोटिवेट करें। ठीक है ना। फिर हम नेक्स्ट बात करेंगे, इट इज़ अ रोल ऑफ मैनेजमेंट टू मोटिवेट द एम्प्लॉय एंड गाइड्स देम एज टू व्हाट इज़ राइट एंड रॉन्ग। कि जैसे हम थोड़ी देर पहले बात की थी कि मैनेजमेंट ने किसी पर्सन ने को अपॉइंट किया है, वो मे बी बॉस हो सकता है, तो वो एक शिप के कप्तान की तरह है। जैसे एक शिप का कप्तान शिप को पहुंचाने की जिम्मेदारी उसकी होती है, तो ऐसे ही मैनेजर को भी उन सब चीज़ों को मैनेज करना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई एम्प्लॉय है, उसकी कोई सोशल प्रॉब्लम है, उसकी पर्सनल कोई प्रॉब्लम है, तो उसके लिए आप उसको पर्सनल लेवल पे हेल्प करना चाहें तो कर सकते हैं। तो हमें एम्प्लॉय को कुल मिला के मोटिवेट करना है, आप कैसे भी करना चाहें। डू नॉट डिस्कस द मैटर इन फ्रंट ऑफ अदर। यदि किसी एम्प्लॉय ने कोई मिस्टेक की है तो आप पूरी मीटिंग में उसकी सबके सामने बुराई नहीं करें, आप उसको इंडिविजुअल अकेले में बुला के उस चीज़ को समझा दें, तो वो उसको अच्छे से फील करेगा और उसको मिस्टेक को वो ये मानेगा कि नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा, आपके पोजीशन में नहीं आएगा वो। तो डू नॉट डिस्कस द मैटर इन फ्रंट ऑफ अदर। फिर है कॉन्स्टेंट कम्युनिकेशन बिटवीन द मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉय। कि मैनेजमेंट और जो एम्प्लॉय होते हैं उनके बीच का जो गैप रहता है, वो गैप कहीं ना कहीं ख़त्म होना चाहिए। अब हम इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि यदि एम्प्लॉय को कोई प्रॉब्लम है मैनेजमेंट से, तो वो चीज़ें उन्हें ऊपर पहुंचानी चाहिए, और मैनेजमेंट कुछ एक्सपेक्ट करता है एम्प्लॉय से, तो वो भी उन्हें बताना चाहिए एम्प्लॉय को। फिर है लैंड ए सिस्टमेटिक एंड ईयर टू देयर प्रॉब्लम। जैसे कि हमने बात की थी कि जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ एम्प्लॉय ऐसे रहते हैं कि उनके लिए हमें सिंपैथी दिखानी चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई क्लर्क है, हो सकता है कि उसका काम में कि कैश की मैचिंग का हो, वो लेट तक रुकता है, तो आप उसे अगले दिन हो सकता है कि वो उसको यदि लेट हो जाता है तो आप उसको कभी कभी तो आप उसको अलाउ कर सकते हो। क्योंकि जो पर्सन यार रात को सुबह 8 बजे आ रहा है और रात को 10 बजे जा रहा है, तो कहीं ना कहीं वो पर्सनली या फैमिली में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप उसको सिंपैथी उसको दें, ताकि उसको लगे कि हाँ, कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप जो कुछ कर रहे हैं उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन आपके साथ है। डोंट बी टू स्ट्रिक्ट विद एम्प्लॉय। ये हमने बात की थी कि हमेशा हमें जो एज ए प्रोफेशनल वे में नहीं रहना चाहिए, प्रोफेशनल वे भी ज़रूरी है, पर्सनल लेवल पे भी हमें क्या क्या करना चाहिए, हमें असिस्ट करना चाहिए अपने एम्प्लॉय को। ठीक है ना। अब हम बात करेंगे
कि यदि आप किसी एम्प्लॉय को रेस्पेक्ट देते हो तो वो आपको रेस्पेक्ट मिलती भी है। तो कहीं न कहीं डोंट टू बी स्ट्रिक्ट विद द एम्प्लॉय कि आप स्ट्रिक्ट के चक्कर में एम्प्लॉय को रेस्पेक्ट नहीं दें, ये गलत है। शो सम ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट ईज़िली रिलीज़ देयर एम्प्लॉय। देखो कभी भी क्या होता है, जब एम्प्लॉय का टेन्योर या किसी कारण से एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ना चाहता है, किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में जाना चाहता है, तो आपको उससे क्या करना चाहिए, यू कैन नॉट स्टॉप इंडिविजुअल फ्रॉम चेंजिंग हिज जॉब एंड he or she already decided to move on. Try to conceive him once and if she is not willing to continue let him go. यदि कोई पर्सन है, एम्प्लॉय है, वो जाना चाहता है तो आप उसको एक बार कन्विंस करें। यदि वो नहीं रुकता है तो आप उसे जाने दें। एम्प्लॉय डिपेंड ऑन ए फेक रिलीव लेटर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट व्हेन दे डू नॉट गेट इट फ्रॉम देयर प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन ऑन टाइम। यदि प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एचआर इस तरीके से करता है कि वो उसको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं देता, रिलीविंग लेटर नहीं देता, तो कहीं ना कहीं वो उसका फेक लेटर्स को बना के उसका जो है कहीं ना कहीं गलत यूज़ करेगा। तो इस तरीके की जो हम वर्क प्लेस एथिक्स पे जो हम वर्क कल्चर के अंदर जो चेंजेस चाहते हैं वो मस्ट हैं, यदि हम वर्क प्लेस एथिक्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस लेक्चर में हमने जो अपना सम बेसिक वर्क प्लेस एथिक्स फॉर ऑर्गेनाइजेशन थे, हमने उसको पढ़ा।